इस वीडियो में हम देखेंगे सर्कुलर अरेंजमेंट से एक पजल जो कि आपके 3 पैरामीटर्स पे आधारित होगी। जानेंगे कैसे इसको सॉल्व करना है। इसमें आपका फैमिली डायग्राम भी बनेगा, अरेंजमेंट भी होगा, इन एंड आउट फेसिंग भी होगी, सब कुछ इसी में आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो, मेरा नाम चंद्रहास है। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, पजल से आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ सर्कुलर अरेंजमेंट। और ये जो आपका अरेंजमेंट है 3 पैरामीटर्स के ऊपर आधारित है। 3 पैरामीटर्स इसमें क्या क्या होंगे अभी आपको देखने को मिलेंगे, और इसमें इन एंड आउट फेसिंग भी आपको देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से आपके लिए प्रॉब्लम थोड़ा सा टफ हो जाता है। फिर भी हम देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे इसको, और बिल्कुल भी डरना नहीं है। तो चलिए देखते हैं। अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उन्हें जा करके देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये जो प्रॉब्लम है, आप ही की तरह सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे मेल किया था, तो मैं आपके सामने ये लेके आ रहा हूँ। आपके पास भी अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं तो आप मुझे मेल करके बता सकते हैं। यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है ये क्वेश्चन। अगर आपको साफ साफ नहीं दिख रहा है तो यूट्यूब की सेटिंग्स में जा करके आप वीडियो की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब देखिए क्या है। 8 family members S, T, U, V, W, X, Y and Z are sitting around a circular table but not necessarily in the same order। 8 लोग हैं, किसी फैमिली मेम्बर्स की, किसी एक ही फैमिली का हिस्सा हैं। ये सभी लोग किसी सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठे हैं, लेकिन कोई भी सेम ऑर्डर नहीं है। सम ऑफ देम आर फीमेल्स एंड सम आर मेल्स। देखिए यहाँ पे एक पैरामीटर आपके सामने डाला गया है कि कुछ इसमें से फीमेल्स हैं और कुछ मेल्स हैं। ठीक है। ऑल ऑफ देम आर रिलेटेड टू ईच अदर इन सेम वे, और यहाँ पे ये ओटी नहीं और होगा, और द अदर, कि ये सारे लोग किसी ना किसी रूप से या किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे से आपके रिलेटेड होंगे। ठीक है। कोई भाई बहन, पति पत्नी, ऐसे आपके यहाँ पे रिलेशन देखने को मिलेंगे। आप एक फैमिली की अगर बात कर रहे हैं तो सम ऑफ देम आर फेसिंग सेंटर वाइल सम आर फेसिंग आउटसाइड, दैट इज अपोजिट टू द सेंटर। मतलब कुछ लोग तो सेंटर की तरफ देख करके बैठे हुए और कुछ लोग अपोजिट साइड में बैठे हुए। अब यहाँ पे क्या है कि कुछ लोग इसको बनाएंगे तो समझेंगे कि 4 लोग सेंटर की तरफ हैं, 4 लोग आउट फेसिंग हैं, जबकि यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया। कहा गया सम ऑफ देम, मतलब कुछ लोग, जरूरी नहीं आधा। अगर लिखा था हाफ ऑफ देम आर फेसिंग सेंटर एंड हाफ ऑफ देम आर फेसिंग आउटसाइड, तब तो सही रहता। लेकिन यहाँ पे सम लिखा गया है, इसलिए यहीं से पहली जो गलती स्टार्ट होगी वो यहाँ से होगी कि जो लोग इसे 4-4 मान करके करेंगे उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होगी। जबकि यहाँ पे लिखा गया है सम। सम का मतलब कुछ लोग सेंटर की तरफ हैं, कुछ लोग आउटसाइड हैं। ऐसा हो भी सकता है कि 4 सेंटर की तरफ हो, 4 आउटसाइड हो, या फिर 7 सेंटर की तरफ हो, एक ही आउटसाइड हो। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बराबर प्रोपोर्शन है कि नहीं है, कुछ ऐसा बताया नहीं गया है। अब यहाँ तक आपको इन्फॉर्मेशन पता है। अब इसके बाद यहाँ से कंडीशन शुरू हो रही है कि ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन टी एंड डब्ल्यू। तो हम क्या करते हैं, एक सर्कुलर टेबल ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें 8 पोजीशन में ड्रॉ करता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, 8 पोजीशंस हो गई। कुछ पता नहीं कौन सा सेंटर में है, कौन सा आउटसाइड है। देखिए ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन टी एंड डब्ल्यू, कि टी और डब्ल्यू के बीच में 2 लोग बैठते हैं। फिर टी फेसेस द सेंटर। चलिए, अच्छा ये पता चल गया कि टी सेंटर की तरफ फेस करता है। मैं नीचे से शुरुआत करता हूँ हमेशा से, तो इसको मैं टी मान लेता हूँ। अब अगर ये टी हो जाएगा तो ये यहाँ से क्या होगा कि यहाँ पे ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन टी एंड डब्ल्यू, तो टी और डब्ल्यू के बीच में 2 लोग बैठेंगे। अब देखिए डब्ल्यू की पोजीशन क्या हो सकती है, या तो डब्ल्यू यहाँ पे बैठ सकता है, या तो डब्ल्यू यहाँ पे बैठ सकता है, 2 जगह पे बैठ सकता है। तो अब मेरे सामने 2 पॉसिबिलिटीज़ मिल रही हैं, तो एक डायग्राम मैं और बना लेता हूँ इसी तरह का, और यहाँ भी 8 लोगों की पोजीशन हम बना लेते हैं। ये आपके पर्सन्स हो जाएंगे जो कि सर्कुलर टेबल पे बैठेंगे। और ये ऐसा हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि डब्ल्यू की पोजीशन यहाँ पे 2 मिल रही है। यहाँ पे अगर ये टी होगा तो एक में मैं मान लेता हूँ कि डब्ल्यू आपका इधर हो गया, और एक में डब्ल्यू आपका यहाँ पे हो गया। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, ओके, क्योंकि इसको हमने यूज़ कर लिया है। तो यहाँ तक की जो कंडीशंस हमने यूज़ कर ली। ठीक है, टी फेसेस द सेंटर, एक्स सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ टी। अच्छा, एक्स कहाँ पे है, टी के राइट में, सेकेंड हैंड साइड पे। तो टी का राइट इधर होगा क्योंकि सेंटर की तरफ फेस है, तो एक्स कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। और इस वाले डायग्राम में देखेंगे तो एक्स कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। ओके, तो यहाँ तक की कंडीशन में हमने यूज़ कर ली। डब्ल्यू इज़ द वाइफ ऑफ एस, कह रहे हैं कि डब्ल्यू जो है एस की वाइफ है। तो चलिए एक चीज़ ये पता चलती है, यहाँ पे अगर डायग्राम बनाता हूँ, ये डब्ल्यू है
और ये वाइफ है तो ये नेगेटिव साइन लगा रहा हूँ फीमेल के लिए, ठीक है। वाइफ है तो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप ऐसे दिखाते हैं एस, और इसको प्लस साइन लगा रहा हूँ ताकि पता चले मेल है। फिर आगे पढ़ते हैं क्या है, नो फीमेल्स इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डब्लू, कह रहे कि डब्लू के इमीडिएट नेबर में कोई भी फीमेल नहीं होगी। तो मतलब यहाँ भी आप ऐसे निगेटिव करके क्रॉस कर सकते हैं, यहाँ भी आप निगेटिव करके क्रॉस कर सकते हैं कि यहाँ पे फीमेल नहीं होगी, या तो एफ लिख करके भी क्रॉस कर सकते हैं जैसा आप चाहें, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं निगेटिव लिख कर ही क्रॉस कर रहा हूँ जिससे मुझे ध्यान रहेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे डब्लू के दोनों तरफ फीमेल्स नहीं होंगी। फिर आगे पढ़ते हैं, U इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ T। अच्छा, कि T के इमीडिएट नेबर में U नहीं होगा, मतलब T की पोजीशन तो पता है, तो U यहाँ पे नहीं होगा, U यहाँ पे नहीं होगा। ठीक इसी तरह यहाँ भी आपका U नहीं होगा और U यहाँ भी नहीं होगा। फिर आगे पढ़ते हैं क्या, U इज़ अ डॉटर ऑफ W। अच्छा, U क्या है, W की डॉटर है। तो मैं इसी डायग्राम को आगे बढ़ाता हूँ, फैमिली ट्री को, यहाँ पे U लिखता हूँ और निगेटिव, क्यों, क्योंकि डॉटर है ये, तो इसलिए निगेटिव का साइन है। ओके, इतनी बात समझ में आती है। चलिए, बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ U फेसेस द सेंटर। अच्छा, अब U की पोजीशन मुझे पता चल सकती है क्या, अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ तो देखिए यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है U के लिए, और यहाँ भी आपके 1, 2 और 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है U के लिए। तो U की पोजीशन एकदम सर्टेन पोजीशन हम नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि 3 पॉसिबिलिटीज़ दोनों में आ रही है। तो इसको मैं जैसे हम लोग क्या करते हैं, कंडीशन लिखते हैं, उस हिसाब से लिख लेता हूँ। यहाँ पे 1 नंबर डालता हूँ, क्यों, क्योंकि पहली कंडीशन हो जो अभी तक हमने सॉल्व नहीं की है, कि U के दोनों तरफ के जो नेबर्स होंगे वो आपके सेंटर को फेस करेंगे। तो यहाँ पे बनाता हूँ U और ये वाला तीर लगाता हूँ सेंटर के लिए, जैसे यहाँ पे ये तीर लगा हुआ है, ठीक उसी तरह। ये आपके समझने के ऊपर है, कुछ लोग डाउन एरो भी लगा सकते हैं सेंटर के लिए, समझना आपको है। इसको मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं मैं ये कर रहा हूँ तो आप भी यही करिए, आप अपने हिसाब से कोई भी एक कॉन्सेप्ट डेवलप करिए ताकि आगे तक भी उसी को फॉलो करिए। ओनली 3 पीपुल सिट बिटवीन S एंड U's ब्रदर, कहना कि S और U के ब्रदर। अच्छा, मतलब ये U इसका कोई ब्रदर होगा, वो मेल पर्सन होगा, लेकिन कौन होगा ये नहीं पता। कह रहे हैं S और इसके बीच में 3 लोगों का गैप होगा। तो अगर देखिए आप 3 लोगों का गैप, तो वो हमेशा आमने सामने बैठेंगे। जैसे अगर T मान लेता हूँ, U का ब्रदर हो सकता है, पता तो है नहीं कौन हो सकता है, X हो सकता है, W नहीं, W तो नहीं हो सकता क्योंकि W तो उसकी माँ होगी, ठीक है। तो ये पता है W तो नहीं हो सकता, X भी हो सकता है, T भी हो सकता है, कोई भी पोजीशन आप लीजिए, 3 का गैप रख के देखेंगे तो हमेशा आमने सामने की पोजीशन मिलेगी। मतलब अगर T होगा तो S कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, X होगा तो S कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है। इस पोजीशन पे आप रखेंगे S को तो U कहाँ पे हो जाए, U का ब्रदर कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। तो हर जगह पे आपको सामने सामने ही मिलेगा। तो कुछ यहाँ से आपको समझ में तो आता नहीं, क्योंकि आपके सामने 3 कंडीशंस हो सकती हैं, 3 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। केवल W वाला पता है कि W के सामने वाला तो नहीं होगा, बाकी के सारे पोजीशंस ओपन हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। तो इसको आप लिख सकते हैं, क्योंकि अभी आपके लिए कोई फ़ायदेमंद तो है नहीं। कैसे लिखेंगे, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिएगा कि अपने समझने के लिए कि S और U ये क्या होंगे, एकदम आपके अपोजिट होंगे। या तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि 3 का गैप होगा यूज़ ब्रदर के बीच में, ऐसे कि 3 का गैप होगा, या तो अपोजिट करके साइन लगा करके भी लिख सकते थे। आगे पढ़ते हैं, X इज़ नॉट ब्रदर ऑफ U। अच्छा, अब ये पता चल गया कि X तो नहीं होगा, यहाँ पे X नहीं होगा। अब देखिए आपके सामने 2 कंडीशंस और यहाँ पे एलिमिनेट हो गई। एक तो W वाली थी कि W के सामने नहीं होगा, अब X के सामने भी नहीं हो सकता है कि X वाली कंडीशन भी आपकी फुलफिल करे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। फिर भी आपके सामने 2 कंडीशंस रह जाती हैं, या तो ऐसे यहाँ पे हो सकता है, या तो ऐसे यहाँ पे हो सकता है और U का ब्रदर आ सकता है। तो 2 कंडीशंस अभी भी आपके सामने खाली मिलती है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो इन दोनों कंडीशंस को लेकर के हम चलेंगे, देखेंगे आगे कुछ हो सकता है तो हम करने की कोशिश करेंगे, वरना हम आगे देखते हैं क्या क्या है। नीदर S नॉर U's ब्रदर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ X। अच्छा, अब ये भी पता चला कि X के इमीडिएट नेबर में U का ब्रदर और S वो दोनों नहीं बैठ सकते हैं। तो S भी यहाँ पे नहीं आ सकता है, ना तो U's ब्रदर यहाँ पे आ सकता है, ना तो S यहाँ पे आ सकता है, ना तो U's ब्रदर यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। तो आप देखिए अब कौन सी कंडीशन खाली रह जाती है, यहाँ पे तो आ ही नहीं सकते हैं, यहाँ तो X तो U का ब्रदर है ही नहीं, और यहाँ पे S को आना है तो इधर तो X है, यहाँ पर भी S और U के ब्रदर नहीं आ सकते हैं। तो अब केवल एक ही कंडीशन बचती है, वो क्या है कि S यहाँ पे आ जाए
और टी क्या हो जाएगा, यू का ब्रदर, क्योंकि ये तो पता है कि एस की पोजीशन केवल खाली होगी और टी क्या हो जाएगा, यू का ब्रदर, क्योंकि और कहीं पे भी आप रख नहीं सकते। आप रख करके देखिए, सब जगह पे आपको कंडीशन क्या मिलेगी, ब्लॉक मिलेगी। दूसरे वाले में भी देखते हैं कुछ मिलता है। डब्ल्यू के आमने सामने तो मिलेगा नहीं, एक्स के आमने सामने भी नहीं मिलेगा, और एक्स के अपोजिट या यहाँ पे नेबर में भी वो क्या होंगे, एस और यू का ब्रदर यहाँ पे नहीं आ सकता है। ठीक है, यहाँ भी नहीं, यहाँ पे तो यू भी नहीं आ सकता है, एस और यू का ब्रदर भी नहीं आ सकता है। चलिए कोई बात नहीं, तो यहाँ पे नहीं आ सकते हैं। मतलब कौन कौन सी कंडीशन ब्लॉक हुई, यू वाली, ये डब्ल्यू वाली हो गई, ये इधर एक्स वाली हो गई, और ये दोनों हो गई। केवल यहाँ पर भी वही कंडीशन खाली रह गई कि यहाँ पे एस हो तो यहाँ पे आपका टी ही यू का ब्रदर होगा। तो टी की पोजीशन फिक्स होती है तो यहाँ पे मैं टी लिख देता हूँ। अगर ना होती तो आपको एक फैमिली डायग्राम और बनाना पड़ता और यहाँ पे देखना पड़ता कुछ और कंडीशन बन के आती क्या। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। और ये वाली जो कंडीशन आपकी हो गई है फुलफिल, इसको भी काट दीजिए क्योंकि आपने इसको बना लिया है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि और क्या क्या पोजीशंस आपकी खाली रह जाती हैं, फिर उसी के क्रम से हम आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया, फिर क्या है, जेड द वाइफ ऑफ टी। अच्छा, बता रहे हैं कि जेड क्या है, वाइफ ऑफ टी है, टी की पत्नी है जेड, ये आपका जेड बन गया। सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वी, मतलब जेड और वी आपस में एक दूसरे के साथ ही बैठते हैं। तो यहाँ पे तीसरी कंडीशन में लगा के लिख देता हूँ, ऐसे जेड बनाता हूँ और वी, कि ये आपस में साथ ही बैठेंगे, या फिर वी इधर हो सकता है जेड इधर, कोई भी कंडीशन हो सकती है। फिर और देखते हैं क्या हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे अच्छा, एक पोजीशन हमारी यू वाली खाली रह रही थी, आप ऐसे देख सकते हैं, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पूरी कंडीशन को एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद देखिए क्या क्या आपके लिंक खाली रह गए। चलिए मैं एक बार पूरा पढ़ लेता हूँ फिर देखता हूँ। बोथ वाई एंड एस फेस अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ यू। अच्छा, चौथी कंडीशन कहती है कि y और s इनकी जो डायरेक्शन होगी कैसी होगी, इनकी जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, अपोजिट होगी, किसके, u के। मतलब u अगर अंदर की तरफ फेस करता होगा तो y और s बाहर की तरफ फेस करते होंगे। ओके, मतलब u का पता चल जाए तो इन दोनों का पता चल जाएगा, या फिर y और s में से किसी का पता चल जाएगा तो u का पता चल जाएगा, दोनों तरफ से ट्रू होता है। फिर आगे देखते हैं, यूज हस्बैंड सिट्स टू द सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ y। अच्छा, यू के जो हस्बैंड हैं वो कहाँ पे बैठते हैं, वाई के लेफ्ट में सेकंड हैंड साइड पे। तो यहाँ पे अभी यू और वाई किसी की कंडीशन तो पता है नहीं, तो इसको हम कैसे बना सकते हैं, तो छोड़ देते हैं। यहाँ पे भी लिखने का क्या फ़ायदा, वही पूरी लाइन कॉपी करनी पड़ेगी, तो इसको हम छोड़ देते हैं कि इसको क्या लिखेंगे। आगे पढ़ते हैं, टीज फादर सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू। कह रहे हैं कि टी का जो फादर होगा, टी का फादर कौन है, एस, इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू सिट होगा, मतलब डब्ल्यू के एकदम राइट हैंड साइड पे सिट होगा। वैसे तो डब्ल्यू और एस एक दूसरे के एकदम पास पास ही सिट है, इमीडिएट नेबर हैं ही, लेकिन ये जो लाइन बताई गई है इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू, इसको बताने का अर्थ क्या है या मतलब क्या है, तात्पर्य क्या होगा, कि इससे आपको पता चलेगा कि डब्ल्यू की फेसिंग किधर है, इनवर्ड या आउटवर्ड। क्यों, क्योंकि अगर आप इस डायग्राम को आप देखिए, एस इधर है और ये राइट हैंड साइड में एस को होना है डब्ल्यू के, और ऐसा तभी हो सकता है जब डब्ल्यू अंदर की तरफ फेस करके बैठी हो। ओके, क्योंकि बाहर की तरफ फेस करके बैठी होगी तब तो एस लेफ्ट हैंड साइड पे होगा, लेकिन हमको राइट हैंड साइड में चाहिए तो अंदर की तरफ फेस करना होगा। दूसरे वाले डायग्राम में अगर डब्ल्यू को आप अंदर की तरफ फेस कर देंगे तो एस किधर हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे, तो हमको डब्ल्यू को बाहर की तरफ फेस करके बैठाना होगा ताकि एस किधर बैठे, राइट हैंड साइड में। टी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ एस फादर, टी कहाँ पे बैठता है, एस के फादर के राइट में सेकेंड हैंड साइड पे। तो टी का एस का फादर है कौन, ये नहीं पता, कोई होगा। अब ये पता है कि टी कहाँ पे बैठ रहा है, यहाँ पे, दोनों तरफ एक ही पोजीशन है, तो सेकंड नंबर पे बैठना है एस के फादर को। सेकंड नंबर पे या तो यहाँ पे बैठेगा या तो यहाँ पे, टी की पोजीशन के हिसाब से। दूसरे वाले डायग्राम में या तो यहाँ या तो यहाँ, अब कौन सा होगा ये नहीं पता हमको, आगे कंडीशंस हम देखेंगे। बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ एक्स आर फीमेल। अच्छा, कि एक्स की जो दोनों नेबर्स होंगे कौन है, फीमेल हैं, तो ये आपका फीमेल तो है ही, पहले से पता है, लेकिन ये भी आपका फीमेल हो जाएगा। इसी तरह यहाँ भी फीमेल और यहाँ भी फीमेल। सारी कंडीशंस हमने पढ़ ली हैं। अब हमको जो बाकी का पार्ट बचा हुआ है, ये 1 3 4 जो लिखा हुआ है, इसके हिसाब से इनको इंटरलिंक करना होगा। जो हमको इन्फॉर्मेशंस पता हैं उनको और खोजना होगा कि उसमें क्या क्या आपको फैक्ट्स मिल सकते हैं, और उसके हिसाब से अब सारी वैल्यूज़ को फिल करना होगा। अब कोई हिंट आपके सामने नहीं है। अब मैं शुरुआत करता हूँ पहली कंडीशन से। जैसा पता है कि यू के दोनों तरफ सेंटर फेसिंग वाले बैठेंगे, तो यू कहाँ पे बैठेगा उस पे आते हैं।
क्यों? क्योंकि आपको ये पता चल गया है कि u यहाँ पे नहीं बैठेगा, यहाँ पे नहीं बैठेगा, बैठेगा क्या? बैठेगी। और कहाँ नहीं बैठेगी? यहाँ पे तो w है, s है, x है, t है। तो u की पोजीशन दो केवल बचती हैं, या तो u यहाँ पे बैठेगी या तो u यहाँ पे बैठेगी, दो पोजीशंस हैं। ठीक है, तो ये ऐसे दो पोजीशन बची हैं u की, लेकिन कहाँ पे होगी इसको भी थोड़ा सा देखना होगा। कैसे? मान लेता हूँ मैं u को यहाँ बैठा देता हूँ। ठीक है, u यहाँ बैठ गई। तो तीसरी कंडीशन देखिए क्या कहती है कि z और v, ये क्या है? z v के इमीडिएट लेफ्ट में बैठेगी। ओके, तो ऐसी कंडीशन में जब u यहाँ पे बैठ गई है तो आपको कोई दो पोजीशन ऐसी खाली नहीं मिल रही जहाँ पे z और v बैठ सके, क्योंकि यहाँ पे देखिए अब सबके बीच बीच में ही पोजीशन है, दो लगातार प्लेस खाली नहीं मिल रहे हैं। तो इस कंडीशन में u यहाँ पे नहीं बैठ सकती, तो u कहाँ पे बैठेगी? यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह इसमें आके देखते हैं हम, यहाँ भी आपके सामने चार पोजीशंस खाली मिल रही हैं। यहाँ पे तो यू बैठ नहीं सकती, यहाँ पे यू बैठ नहीं सकती, और यहाँ पे कोई फीमेल नहीं बैठ सकती। इसका मतलब क्या? यू तो फीमेल है तो यू भी नहीं बैठ सकती, तो यू कहाँ पे बैठेगी? यहाँ पे बैठेगी। अब यू की पोजीशन पता चल गई तो ये पता चल जाएगा कि इसके दोनों तरफ वाले जो होंगे इमीडिएट नेबर वो सेंटर फेसिंग होंगे। तो ये सेंटर फेसिंग और ये भी सेंटर फेसिंग। इसी तरह यहाँ पे यू है तो एस सेंटर फेसिंग और ये वाला सेंटर फेसिंग। अब एस अगर सेंटर फेसिंग है तो ये पता चल गया आपको कि जो यू होगा वो किधर फेसिंग होगा? बाहर की तरफ, क्योंकि अपोजिट है तो ये बाहर की तरफ फेस करेगा। इसमें भी सेंटर फेस है तो ये बाहर की तरफ फेस करेगा। इतनी बात पता चल गई। चलिए, और क्या यहाँ पे पता चलता है आपको? अब u की पोजीशन हमने बैठा ली है, z और v वाली पोजीशन देखते हैं कहाँ पे हो सकती है। तो देखिए z और v यहाँ और यहाँ कहीं भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि z यहाँ पे आए, v यहाँ पे आए, या v आए z आए। बैठा के देखते हैं। इन केस अगर v को मैं यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है, तो v अब सेंटर फेसिंग हो गया और z को कहाँ बैठना होगा? लेफ्ट में। तो सेंटर फेसिंग होने की वजह से अब लेफ्ट की तरफ u हो गया, जबकि यहाँ पे z को होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या? v की पोजीशन ये तो नहीं हो सकती, तो इसको काट दीजिए। तो यहाँ पे हम बैठा देते हैं z को। ठीक है, तो z अगर यहाँ पे बैठ गई है तो v कहाँ पे बैठेगी? यहाँ पे। अब v की पोजीशन कैसी होनी चाहिए? इस तरीके का फेसिंग होना चाहिए कि z उसके लेफ्ट हैंड साइड में है। और ऐसा कब होगा? जब v भी सेंटर फेसिंग होगा। तो v को सेंटर फेसिंग किया, z बैठ गया। चलिए, इतनी बात पता चल गई। अब एक ही और खाली है, वो क्या है? y। तो एक पोजीशन खाली है, यहाँ पे बैठा दिया y को। दूसरे वाले डायग्राम में चलते हैं। ध्यान रखिएगा, अभी एक कंडीशन आपकी बाकी है। कौन सी? ये वाली कौन सी है कि t सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ द एस फादर, ये वाली कंडीशन बाकी है। ये वाली देखते हैं किस में फुलफिल होती है। यहाँ पर भी पहले z और v का देखते हैं क्या निकलता है रिजल्ट। तो z और v को अगर हम देखें, z को तो हम यहाँ पे बैठा नहीं सकते क्योंकि फीमेल नहीं बैठ सकती, तो v यहाँ पे बैठेगा। ओके, तो z कहाँ पे बैठेगा? यहाँ पे बैठेगा। तो z कहाँ पे होगा? v के लेफ्ट में। और ऐसा तभी हो सकता है जब v बाहर की तरफ फेस करता हुआ हो। तो z कहाँ पे होगा? इसके लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। इतनी बात आपको पता चल गई। चलिए, ये आपको पता चल गया। यहाँ भी देखिए z और v को हमने आसानी से बैठा लिया। एक ही खाली है, वो कौन सा है? y का, उसको यहाँ पे बैठा दिया। अब फिर हम आते हैं इस वाली पोजीशन पे कि s का जो फादर होगा वो उसके राइट हैंड साइड के सेकंड में t बैठेगा। तो हम इस वाले डायग्राम में देखते हैं, पहले वाले में अगर x फादर होगा तो इसका राइट हैंड साइड, अब देखिए अंदर की तरफ ये फेसिंग है तो राइट हैंड साइड तो दूसरी तरफ जा रहा है, मतलब ये इसका फादर तो हो नहीं सकता है s का। क्यों? क्योंकि अब इसके लेफ्ट हैंड साइड में t बैठा है, ना कि राइट हैंड साइड में। तो v पे आते हैं। अब v किधर है? बाहर की तरफ फेसिंग है, तो अब इसका भी राइट हैंड साइड दूसरी तरफ जा रहा है। t की तरफ क्या हो रहा है? लेफ्ट हैंड साइड ही आ रहा है। इसका मतलब क्या? दोनों ही पोजीशन में t जो है लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है, और ये जो कंडीशन है फुलफिल नहीं हो पा रही, मतलब ये वाला डायग्राम हमारा गलत है। फिर आते हैं इस पे। अब यहाँ पे एक तो z है, और z तो कभी s की फादर हो नहीं सकती, क्योंकि ये पता है z जो है t की पत्नी है। फिर आते हैं x की तरफ, x ही हो सकता है इसका फादर। ओके, किसका? s का फादर। और ऐसा तब होगा, कब होगा? जब x जो है बाहर की तरफ फेस करता हुआ होगा, तभी इसके राइट हैंड साइड में t आ सकता है। तो इसको बाहर की तरफ फेस करता हमने बनाया, और ये पता चल गया ये भी है, x क्या है? मेल है, जो कि s का फादर होगा। ओके, इससे हमको पता चलता है। अगर ये भी अगर अंदर की तरफ फेसिंग होता, जैसे यहाँ पे पहले से ही u की वजह से पता चल गया था अंदर की तरफ फेसिंग था, तो ये हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि कंडीशन फुलफिल हो गई थी। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन थी नहीं, तो हमने इसको बाहर की तरफ फेसिंग किया तो राइट हैंड साइड में t आ गया। अंदर की तरफ करते तो t नहीं आता, फिर ये भी डायग्राम गलत हो जाता। ठीक है, फिर तो सॉल्व ही नहीं कर सकते थे इसको।
तो ये हमने बना लिया। अब यहाँ पे और क्या क्या कंडीशंस आपकी बाकी रह गई, जैसे वी क्या है, मेल है या फीमेल है, कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए कंडीशन क्या है, एक ये वाली, यूज हस्बैंड सिट्स टू सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वाई, वाई के लेफ्ट में। अब वाई किधर होगा बताइए, एस और वाई देखिए एक ही तरफ फेसिंग होंगे, एस अंदर की तरफ है तो वाई भी अंदर की तरफ ही होगा, तो लेफ्ट किधर होगा, इधर। तो वाई के लेफ्ट में सेकंड पे कौन बैठ रहा है, वी, मतलब वी क्या हो गया, मेल पर्सन होगा और यू का हस्बैंड है, ये पता चल गया यहाँ से, ठीक है। अब वाई कौन है, अब इसके बारे में जानकारी मेरे ख्याल से और कहीं पे आपको मिल नहीं रही है कि वाई कौन है, बस ये पता है कि वाई फीमेल है। तो अरेंजमेंट हमारा पूरा हो गया, पता चल गया कौन मेल है कौन फीमेल है, किसकी पोजीशन कहाँ कहाँ पे है, सारी चीज़ें पता चल गई। और यहाँ पे जो फैमिली ट्री बनाया था वो भी हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। लेकिन यहाँ पे 7 लोग ही हैं, 1 2 3 4 5 6 7। वाई की पोजीशन पता नहीं है कि वाई कहाँ पे है, और यहाँ पे क्वेश्चन में कोई डायरेक्शन नहीं दिया गया है, तो अपने से हम कुछ मानेंगे नहीं। ये हमारा जो पूरा अरेंजमेंट था कर लिया, क्वेश्चन खत्म। अब इसके ऊपर आपके क्वेश्चन बनेंगे। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस जब भी आते हैं आपके सामने तो कुछ लोग घबरा जाते हैं, घबराइए नहीं, बस चीज़ों को ब्रेक कर करके लिखिए। और इस तरीके से पूरी जो सिंगल लाइन है उसको छोटा छोटा करके लिखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा ये कंडीशंस अभी हो गई हैं पूरी, ये अभी नहीं होनी है, तो आपको केवल उसी पे फोकस रखना होगा, बार बार क्वेश्चन में पढ़ना नहीं होगा। अब क्वेश्चंस कैसे बनेंगे इसके ऊपर, अब आपसे क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, पूछेंगे कि एक्स टी से किस प्रकार से रिलेटेड है। तो अगर आपने ये डायग्राम सही से नहीं बनाया फैमिली ट्री वाला, तो आप नहीं बता पाएंगे कि एक्स टी का ग्रैंडफादर है। बना लिया होगा तो आसानी से बता पाएंगे, नहीं बनाया तो दिक्कत होगी। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि अगर वी को एक्स से रिप्लेस कर दिया जाए, ओके, अब बताइए एक्स और टी आपस में किस प्रकार संबंधित होंगे। तो अब वी और एक्स की जगह बदल देंगे तो एक्स यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए वी किस तरह से रिलेटेड होगा, आपको बताना होगा कि आपका क्या हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ होगा। लेकिन अगर आपने ये सही से नहीं बनाया तो आप फिर से नहीं बता पाएंगे। तो फैमिली डायग्राम से क्वेश्चन आ सकते हैं इस तरीके से अलग अलग। टेबल जो यहाँ पे है इससे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे पूछ लेगा आपसे कि एस और जेड के बीच में कितने पर्सन्स हैं अगर हम क्लॉकवाइज चलें तो एस से अगर हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो इधर की ओर चलना होगा, तो 1 2 3 4 5 लोग आते हैं। तो अगर एस और जेड की पोजीशन आपने सही तरीके से नहीं लगाई है तो आप क्वेश्चन को आंसर नहीं कर पाएंगे। या फिर इसमें जैसे पेयर वाइज आपको दे दिया जा सकता है क्वेश्चन, ऐसे लिख सकता है कि ऐसे लिख देगा एस यू और लिखेगा एक्स डब्ल्यू, लिख सकता है आपका टी और वाई और लिख देगा जेड और यू। कहेगा इनमें से एक आपका ऑड है वो निकालिए। तो आप कैसे समझेंगे कौन सा ऑड होगा कौन सा निकालना होगा, तो आप देखेंगे पहले पोजीशन वाइज देखेंगे एक बार कि एस और यू तो इमीडिएट नेबर हैं, एक्स और डब्ल्यू आपके इमीडिएट नेबर ये हो रहे हैं, टी और वाई आपके इमीडिएट नेबर हो रहे हैं, और जेड और यू भी देखिए इमीडिएट नेबर हो रहे हैं। इस आधार पे देख सकते हैं। और अगर देखिए तो एस और यू इसमें से एक मेल है एक फीमेल है, एक्स और डब्ल्यू में एक मेल है फीमेल है, टी और वाई में एक मेल है फीमेल है, जेड और यू में दोनों फीमेल हैं। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि ये आपका ऑड है, तो इसको आप निकाल सकते हैं। ऐसे ही आपके सामने क्वेश्चन बनेंगे, जरूरी नहीं कि ऐसे ही क्वेश्चन बने, ऐसे ही आपके सामने क्वेश्चंस बनेंगे। अगर आपने सब कुछ सही किया होगा तो आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कैसे इस तरह के पजल्स को आपको सॉल्व करना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और आप भी इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं मुझे मेल कर सकते हैं, जिससे मैं इस तरह के क्वेश्चंस आपको करके बता पाऊंगा कि कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और क्या कुछ सावधानी आपको बरतनी चाहिए। तो वीडियो अगर पसंद आया तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि जो मेरी मेहनत है वो भी बेकार ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे लाभ मिल सके। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, आपकी प्रिपरेशन और अच्छी होती रहेगी। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे एंड बाय।